इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। पर वहीं पे कुछ बच्चे जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं और मात्र उनके एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का एक ज़िला पड़ता है बांकुरा और इसी बांकुरा का एक पॉश इलाके का रहने वाला शिवेंद्र शर्मा। शिवेंद्र जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर पद पर नौकरी करता है। शिवेंद्र की पत्नी का नाम है शशिकला। शिवेंद्र शर्मा के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम आकांक्षा और बेटे का नाम आयुष। आकांक्षा जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो अपने ही इलाके से बीएससी तक पढ़ाई कर चुकी है। आकांक्षा की पढ़ाई जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद से आकांक्षा एक नौकरी की तलाश में साल 2016 में दिल्ली शहर चली जाती है। दिल्ली शहर जाने के बाद उसे एक नौकरी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, साल 2016 के जून महीने में एक दिन आकांक्षा अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि पापा, मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई है और मैं अमेरिका जा रही हूँ। अमेरिका जब जाने की बात कहती है तो आकांक्षा के पिता कहता है कि जाने से पहले एक बार घर पे घूम कर चली जाओ। लेकिन आकांक्षा कहती है कि नहीं पापा, इतना समय मेरे पास नहीं है। दरअसल 24 जून 2016 को ही मेरी फ़्लाइट है। आखिरकार 24 जून 2016 को आकांक्षा अमेरिका चली जाती है और उसके बाद से फ़ोन के ज़रिए अपने घर परिवार वालों से बातचीत करती है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरी बार आकांक्षा की बात 10 जुलाई 2016 को होती है। उसके बाद से आकांक्षा का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद आकांक्षा के घर परिवार वाले लगातार उसके नंबर पर फ़ोन करते रहते हैं, लेकिन आकांक्षा का नंबर कभी ऑन ही नहीं होता है। देखते ही देखते लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। आकांक्षा का मोबाइल जब ऑन नहीं होता है, इस पर आकांक्षा के घर परिवार वालों को थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसीलिए 5 जनवरी 2017 को नज़दीकी थाने में जाकर अपनी बेटी की पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं। साथ ही साथ शिवेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे शक है कि शायद मेरी बेटी अमेरिका गई ही नहीं है। इस बारे में पुलिस जब शिवेंद्र से पूछताछ करती है तो शिवेंद्र कहता है कि साहब, एक लड़का है जिसका नाम है उदयन। उदयन जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर का रहने वाला है। शिवेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, उदयन का मेरी बच्ची के साथ में अफेयर चल रहा था। मुझे शक है कि शायद उदयन मेरी बेटी के बारे में जानता है, क्योंकि कुछ महीने पहले मैं अपने बेटे के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में उदयन के घर पे गया था और उदयन से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ भी किया था। लेकिन उदयन आकांक्षा के बारे में कुछ ठीक नहीं बता रहा था। शिवेंद्र जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस आकांक्षा का गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, लेकिन साथ ही साथ आकांक्षा के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स के साथ साथ मोबाइल का आखिरी लोकेशन भी निकालती है। पुलिस जब ये सारी डिटेल्स चेक करती है तो मालूम चलता है कि आकांक्षा का मोबाइल का आखिरी लोकेशन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर का ही दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ उसके कॉल डिटेल्स में वो नंबर मिल जाता है, जिस नंबर से मालूम चलता है कि उदयन आकांक्षा से पिछले कई सालों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। पुलिस को भी लगता है कि शायद उदयन ही आकांक्षा के बारे में बता सकता है। इसीलिए पुलिस अब आकांक्षा के बारे में पता लगाने के लिए एक टीम का गठन करती है और 30 जनवरी 2017 को अपने टीम के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जाती है और वहां पे जाकर नज़दीकी थाने से कांटेक्ट करती है और फिर पुलिस से आकांक्षा के साथ साथ उदयन के बारे में भी बात करती है। जब सारी कहानी पुलिस वालों को बताती है, वहां के नज़दीकी थाने के पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस को साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए पुलिस वहां के नज़दीकी पुलिस के मदद से 4 फरवरी 2017 को उदयन के घर पे जाती है। उदयन जो भोपाल शहर के ही साकेत नगर में रहता है। पुलिस जब अपने टीम के साथ उदयन के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक है। पुलिस बाहर से उदयन को कई बार आवाज़ लगाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उदयन अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता है।
इसीलिए पुलिस अब उदयन के बारे में वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन आसपास के लोग भी पुलिस वालों को यही जवाब देते हैं कि साहब हमें उदयन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है, क्योंकि उदयन आसपास के लोगों से कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। उदयन जब घर का दरवाज़ा नहीं खोलता है, पुलिस अपने एक अधिकारी को बगल के दूसरे घर के माध्यम से उदयन के घर के अंदर उतरती है तो देखती है कि उदयन अपने कमरे में काफ़ी गुमसुम बैठा हुआ था। पुलिस अधिकारी जाकर के तुरंत ही उदयन का दोनों हाथ पकड़ लेता है और साथ ही साथ अंदर से घर का दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, पुलिस अपने टीम के साथ घर के अंदर एंट्री करती है। लेकिन घर के अंदर का नज़ारा देख पुलिस भी एकदम से दंग रह जाती है। दरअसल घर के अंदर लगभग हज़ारों सिगरेट के टोटी पड़ा हुआ था, साथ ही साथ कई सारे सिगरेट के बोतल भी पड़ा हुआ था। घर के अंदर का नज़ारा देख करके लग रहा था कि शायद उस घर की पिछले कई महीनों से सफाई नहीं किया गया था। घर जो देखने में बेहद ही खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत बड़ा बंगला था। उदयन जिसके पास कई सारी महंगी गाड़ियाँ भी थी। पुलिस तुरंत ही उदयन को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर उदयन से आकांक्षा के बारे में पूछताछ करती है। उदयन भी बिना किसी सख्ती दबाव के ही तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। उदयन पुलिस वालों से कहता है कि साहब लगभग 5 से 6 महीने पहले ही मैंने आकांक्षा की हत्या कर दिया है। लेकिन उदयन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, खास करके इसकी असलियत आकांक्षा के माता पिता को जब मालूम चलता है, सुनकर चिक चिक करके रोने लगता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 में। साल 2008 में ही फेसबुक के जरिए उदयन और आकांक्षा की दोस्ती होती है। दोनों के बीच में जब दोस्ती होती है, उदयन आकांक्षा से झूठ बोलता है। उदयन आकांक्षा से कहता है कि मैं एक IAS अधिकारी हूँ। उदयन अपने पिता के बारे में बताता है कि वो भी एक सरकारी ऑफिसर है और मेरी माँ भी एक रिटायर्ड DSP है। जैसी ये सारी डिटेल्स आकांक्षा को बताता है तो आकांक्षा को भी लगता है कि उदयन काफ़ी पैसे वाला है। इसीलिए आकांक्षा भी अब उदयन को अपना दिल दे बैठती है। दोनों में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है साल 2016 में, इधर आकांक्षा जब एक नौकरी के तलाश में दिल्ली शहर में पहुंचती है तो साल 2016 में ही पहली बार मुलाकात आकांक्षा और उदयन की होती है। उदयन जब आकांक्षा से मिलने के लिए दिल्ली में जाता है, आकांक्षा के ऊपर ढेरों सारी दौलत लुटाता है, जिसकी वजह से आकांक्षा भी अब उदयन से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आकांक्षा और उदयन शादी करने का फैसला कर लेते हैं। आकांक्षा उदयन से शादी करने का फैसला तो कर लेती है, लेकिन इस बारे में अपने पिता से नहीं बताती है, बल्कि अपने पिता से एक झूठ बोलती है। आकांक्षा को लगता है कि अगर उसके पिता को जब मालूम चलेगा कि वो उदयन से शादी करने जा रही है, उसके पिता इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इसीलिए आकांक्षा अपने पिता से झूठ बोलती है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, क्योंकि आकांक्षा को लगता है कि शादी के जैसे ही कुछ साल का समय गुजर जाएगा, जब मेरे कुछ बच्चे हो जाएंगे, उसके पिता भी इस शादी का विरोध नहीं करेंगे। इसलिए आकांक्षा अब सीधे अमेरिका जाने की अपने पिता से कहती है, ताकि उसके घर परिवार वाले भी कभी भी उसकी तलाश नहीं करेंगे। पिता से झूठ बोलने के बाद 24 जून 2016 को आकांक्षा भोपाल शहर उदयन के पास चली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद कुछ ही दिन के बाद दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करके दोनों उदयन के घर पे ही पति पत्नी के जैसे रहने लगते हैं। पर शादी के जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, धीरे धीरे अब आकांक्षा को उदयन की सारी सच्चाई मालूम चलना शुरू हो जाता है। आकांक्षा को ये मालूम चल जाता है कि उदयन ने जो भी उससे बातें कहा था, दरअसल सब के सब झूठ था। क्योंकि आकांक्षा जब उदयन से उसके माता पिता के बारे में पूछताछ करती है तो उदयन अपने माता के पिता के बारे में आकांक्षा को कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि इधर उधर की बातें कहकर टाल देता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आकांक्षा को मालूम चलता है कि उदयन के ज़िंदगी में उसके अलावा और भी कई सारी लड़कियां हैं। लेकिन आकांक्षा भी कम नहीं थी, क्योंकि आकांक्षा का भी कई सारे लड़कों के साथ अफेयर चल रहा था। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन आकांक्षा का एक्स बॉयफ्रेंड उसका कुछ अश्लील फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। जैसे ही ये फ़ोटो पोस्ट करता है, ये फ़ोटो इधर उदयन देख लेता है। उदयन उस फ़ोटो को देख करके काफ़ी गुस्से में आ जाता है। उदयन को लगता है कि शायद आकांक्षा का अभी भी कई सारे लड़कों के साथ में अफेयर चल रहा है। उस फ़ोटो को देखकर इस प्रकार से गुस्से में पागल हो जाता है कि शाम के वक्त जब घर पे पहुंचता है, इस बारे में
आकांक्षा से पूछताछ करता है, लेकिन आकांक्षा अपने पति से सब कुछ झूठ बताती है। इसलिए उदयन को भी आकांक्षा के बातों पे यकीन नहीं होता है। इसी बात को लेकर के 10 जून 2016 को दोनों के बीच में झगड़े तकरार होता है। झगड़े तकरार करने के बाद आकांक्षा तो गहरी नींद में सो जाती है, लेकिन उदयन के आंखों में नींद ही नहीं आती है। दरअसल उदयन के आंखों के सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड का वो फ़ोटो ही अक्सर घूमने लगता है। उन फोटोज़ के बारे में जब सोचना शुरू करता है, आखिरकार रात्रि के वक्त ही उदयन का दिमाग इस प्रकार से गुस्से में पागल हो जाता है कि सुबह के 5 बजे के करीब आसपास आकांक्षा जब अपने बेड पे गहरी नींद में सो रही थी, सोते वक्त ही उदयन तकिया उठाता है और आकांक्षा के मुंह पर तब तक जोर से दबा कर रखता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती है। आकांक्षा की जैसे ही मौत हो जाती है, उसके बाद से उदयन अब उसकी डेड बॉडी ठिकाने लगाने का एक तरकीब निकालता है। अगली सुबह उठता है और मार्केट में जाकर लगभग 30 बोरी सीमेंट और कुछ कंक्रीट खरीद कर लाता है। साथ ही साथ अपने एक राजू नाम का राज मिस्त्री भी लेकर आता है। उस मिस्त्री से अपने ही घर के अंदर एक गड्ढा खोदवाता है। राजू मिस्त्री जब उस गड्ढे के बारे में उदयन से पूछताछ करता है तो उदयन कहता है कि दरअसल मुझे एक टब बनवाना है। राजू गड्ढा खोद करके शाम को जब अपने घर पे चला जाता है, उसी रात को ही उदयन आकांक्षा की डेड बॉडी को उस गड्ढे में डालकर मिट्टी भर देता है और उस कंक्रीट और सीमेंट से ऊपर से ढलाई कर देता है और साथ ही साथ ऊपर टाइल्स भी लगा देता है। वाकई में उदयन जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस उदयन के तहरीर पर उसे लेकर उसके घर पे जाती है और उसके बताए हुए जगह पे गड्ढा खोदती है। लगभग 5 से 6 महीने का समय गुजर चुका था। पुलिस जब गड्ढा खोदती है तो आखिरकार उस गड्ढे से मानव शरीर के कुछ कंकाल बरामद होता है। पुलिस जब उसका डीएनए जांच करवाती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि आकांक्षा शर्मा ही है। इधर शिवेंद्र के परिवार को जब मालूम चलता है कि आकांक्षा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, पूरा परिवार चीख चीख करके रोने लगता है। पुलिस उदयन को अपने कस्टडी में तो ले लेती है, लेकिन साथ ही साथ उदयन से उसके पिता और माता के बारे में पूछताछ करती है। उदयन कहता है कि साहब, मेरे पिता का नाम है बीके दास और माँ का नाम है रुक्मणी। पुलिस जब उदयन से उसके माता पिता के बारे में पूछताछ करती है कि वो लोग कहाँ पे हैं, इस पे उदयन पुलिस को कोई जवाब नहीं देता है। इसीलिए पुलिस अब उदयन के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, उदयन पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुन करके खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल उदयन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, लगभग 5 से 6 साल पहले ही मैंने ही अपने माता पिता की हत्या कर दिया है। पुलिस जब इस हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो उदयन पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल मेरे माता पिता अच्छे इंसान नहीं थे। उदयन के माता पिता जो दोनों ही सरकारी कर्मचारी थे, रिटायर होने के बाद जब दोनों को अच्छा खासा पैसा मिलता है, उन्हीं पैसों से एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जिस बिजनेस से उदयन के माता पिता अच्छा खासा पैसा ही नहीं कमाते हैं बल्कि कई सारे बंगले भी खरीदते हैं। उदयन के पास जितना भी संपत्ति था वह सारा संपत्ति उसके माता पिता का बनाया हुआ था। उदयन जो कि अपने माता पिता का इकलौता संतान था, इसीलिए इस कदर से बिगड़ चुका था कि उसकी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। बड़ी मुश्किल से 12वीं तक की पढ़ाई किया था, लेकिन 12वीं में जब उदयन का रिजल्ट नहीं आता है, इस बारे में जब उसके पिता बीके दास पूछताछ करते हैं तो उदयन झूठ बोल देता है। जैसे ही झूठ बोलता है, बीके दास अपने बेटे की बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन इस पिटाई से उदयन इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन ही अपने माता पिता को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर एक मौके का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही उदयन को एक दिन मौका मिल जाता है, अपने ही घर के अंदर अपने माता पिता की गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर अपने माता पिता की भी डेड बॉडी को अपने ही घर के अंदर 2 गड्ढे खोदवा कर उसी गड्ढे में उन दोनों की डेड बॉडी को डालकर ऊपर से मिट्टी भर देता है। दरअसल उदयन के माता पिता उस वक्त उदयपुर के अपने घर में रहते थे। जैसे ही उदयन अपने माता पिता की हत्या की पूरी कहानी बताता है, पुलिस उदयन को लेकर के उदयपुर उस घर में लेकर के जाती है, लेकिन तब तक उदयन उस घर को लगभग 30 लाख रुपयों में बेच चुका था। पुलिस जब उस घर में पहुंचती है, उदयन के बताए हुए जगह पर जाकर के जब गड्ढा खोदती है तो आखिरकार उन गड्ढों से भी मानव शरीर के कुछ कंकाल बरामद होता है। वाकई में उदयन जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस उदयन के तहरीर पे
उसे अपने कस्टडी में लेती है। अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।